सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी हम प्राकृत संख्याओं को पढ़ चुके थे। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हमने सीख लिया था। आज की क्लास में हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याओं से संबंधित एक दो क्वेश्चन करेंगे। पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है इसको समझेंगे। पूर्णांक संख्याओं के बारे में डिटेल से समझेंगे और सम और विषम संख्याओं के बारे में भी डिटेल से समझेंगे। तो ये टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? पूर्ण संख्याएं, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम और विषम संख्याएं पूर्णतया डिटेल के साथ। एक दो क्वेश्चन भी इनके करते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करना। एक एक बात को हम समझते हुए चलेंगे, सुनिएगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं पूर्ण संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की? पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, प्यारे मित्रों, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, इन पूर्ण संख्याओं को बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, पूर्ण संख्याओं को नोटेशन W से व्यक्त किया जाता है। किससे? W से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोला जाता है और यहां से W उठाया, मतलब पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त किया जाता है। ये पहली बात। अब ये पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? तो इससे पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं। कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा हूँ। प्राकृत संख्याएं शुरू होती है 1 से। 1, 2, 3 वाले रास्ते से कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये तो थी भाई साहब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? पूर्ण संख्याएं। तो इन पूर्ण प्राकृत संख्याओं में, इन प्राकृत संख्याओं में यदि आप शून्य को शामिल कर देते हैं तो फिर ये n नहीं रहेगा, ये w बन जाएगा। मतलब पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या है? पूर्ण संख्याओं की परिभाषा है, यदि प्राकृत संख्याओं में 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं थी हमने पहले पढ़ लिया है, प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए, किसको शामिल कर दिया जाए? 0 को शामिल कर दिया जाए, तो जो समुच्चय बनेगा, संख्याओं का जो संग्रह बनेगा, उसे ही हम होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहेंगे। उनको ही हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याएं आती हैं, जो संख्याओं का समूह आता है, जो संख्याओं का संग्रह आता है, समुच्चय आता है, उसी को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर के अनंत तक ये तो प्राकृत संख्या है। इनके साथ केवल हमने शून्य को शामिल किया है, 0 को शामिल किया है। 0 को शामिल करते ही अब ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नहीं रहा, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W। बात समझ में आई? अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, छोटा सा क्वेश्चन, बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है ये समुच्चय पूर्ण संख्याओं का। बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे पहले हमें पूर्ण संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन कर पाएंगे। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। कहाँ तक जाती है? 1, 2, 3 वाले रास्ते से होते हुए अनंत तक जाती है। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपने बता दी? बिल्कुल बता दी। क्या है? 0। क्या सबसे बड़ी बता सकते हो? देखिएगा, 0 से चले, फिर 0 से बड़ी 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3 से चलते हुए अनंत तक जा रही है। ये तो इसका मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो नहीं बताई जा सकती। सबसे छोटी तो बता दी 0 थी, सबसे बड़ी ये अनंत की ओर अग्रसर है, मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताई नहीं जा सकती। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती। बात समझ में आई? सबसे छोटी तो बताई जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती। क्यों?
क्योंकि ये जीरो से शुरुआत हो रही है और अनंत की तरफ जाती है, तो छोटी तो जीरो हो गई, लेकिन सबसे बड़ी की बात करें तो नहीं बताया जा सकता। मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है, शून्य होती है, और सबसे बड़ी की बात करें तो नहीं बताई जा सकती। आई ये बात समझ में? ओके, आगे देखिएगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं पूर्ण संख्याओं पे आधारित। आपको पता है पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है और 1 2 3 वाले रास्ते से अनंत तक जाती है। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। ध्यान से देखना इस पहले क्वेश्चन को, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं लिखेंगे आप, तो भूलवश आप ऐसा मत लिख देना, पूर्ण संख्या लिख रहे हैं तो जीरो से लिखेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 प्लस करते हुए लास्ट में +100 मत लिख देना मेरे भाइयों मेरी बहनों। क्यों? क्योंकि अपने को प्रथम 100 बोला है तो जीरो भी शामिल है। 1 से लेकर के 100 तक, 100 तो यही हो गई फिर, और 1 0, फिर तो 101 हो गई। अपने को तो 100 पूर्ण संख्याओं का, वो भी प्रथम शुरुआत से लेनी है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो 100 लेंगे तो जीरो से शुरुआत करेंगे, फिर 1 2 3 और यहाँ पे 100 तक ना लेकर के संख्याएं लेंगे आप 99 तक, 99 तक। तो 1 से लेकर 99 तक, 99 तो ये हो गई, 1 0 हो गया। मतलब कितनी संख्याएं हो गई रे? 100 पूर्ण संख्याएं हो गई। हुई कि नहीं हुई? जीरो सहित, जीरो को भी शामिल करना है, जीरो से लेकर के 99 तक। 1 से लेके 99 तक तो 99 है ही, और जीरो और है, मतलब कितनी पूर्ण संख्याएं हो गई? ये 100 पूर्ण संख्याएं हो गई। इनका क्या करना है? इनका योग ज्ञात करना है। प्यारे मित्रों, आप देखिएगा 1 से लेकर के 99 तक का तो जानते हैं योग ज्ञात करना, क्योंकि 1 से लेके 99 तक ये तो प्रथम 99 प्राकृत संख्याएं हैं ना। जीरो को और जोड़ना है तो किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जीरो तो बाद में जोड़ लेंगे। पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले 1 से लेकर 99 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया था, याद है? n कोष्टक n+1/2। तो यहाँ देखिएगा n का मान कितना है? n का मान है 99। n होता है अंतिम प्राकृत संख्या, कितनी है? 99 गुणा 99 + 1 बोले तो 100 और बट्टा 2। अब प्यारे मित्रों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 से इस 100 को काटिएगा मत। 2 से आपको दिखेगा, आपका हाथ जल्दी चलेगा, इस 2 को 100 से काटिएगा मत। तो ऊपर देखो 99 गुणा 100 सीधा ही पड़ा है ना, 99 99 गुणा 100 का मतलब 99 और अपोन में 2 का मतलब है 2 का भाग देना है। प्यारे मित्रों, 2 से भाग देने का मतलब होता है हाफ करना। क्या करना? हाफ करना, मतलब आधा करना। तो आधा कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। पहले आप 99 की 100 से गुणा करो, बोलो 9900। कितना बोला? 9900। लिख देता हूँ थोड़ा सा, 9900 अपोन में 2 मतलब इसका आधा करना है। 9900 का मतलब 9900 में 2 का भाग देना है, 9900 का आधा करना है। 9000 का आधा 4500 होता है। ओके, फिर 900 और बच गया, 900 का आधा 450 होता है। 4500 मतलब 4500 + 450, ये बन गया आपका 4950। मतलब 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का योग आया 4950। तो अब क्या करें? अब जीरो और जोड़ दें इसमें, जो योग आया है यहाँ से यहाँ तक का योग आया है 4950। इसमें भाई साहब जीरो और जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4950 ही आएगा। मतलब यदि आपसे बोले कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो तो जीरो से शुरुआत करनी है, और जो बोले ना n उससे एक कम करते हुए लिखना है। जैसे प्रथम 100 बोला तो 99 तक लिखा है, क्योंकि यहाँ जीरो भी शामिल हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पूर्ण संख्याओं में स्पेशल ध्यान रखना, आपको फॉर्मूले वही लगाने हैं। बस 1 से स्टार्ट करते हुए इनका योग ज्ञात कर लेना इस फॉर्मूले से, और उसके बाद में जीरो जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आपका कहलाएगा। जैसे 1 से 99 तक का यहाँ 4950 आया है, जीरो जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब वही आंसर है 4950। आशा करता हूँ पूर्ण संख्याएं आपके समझ में आई होगी। एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। पूर्ण संख्याओं को किससे व्यक्त करते हैं? पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर्स, W से व्यक्त करते हैं। पहली बात, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? अरे प्राकृत संख्याएं, जो गिनने वाली संख्याएं थी, उन गिनने वाली संख्याओं में यदि आप शून्य को शामिल कर देते हैं तो फिर वो
पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। मतलब पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और कहाँ तक चलती है? 0 से 1 2 3 वाला रास्ता लेते हुए अनंत तक जाती हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय ये लिखा हुआ W बराबर 0 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक, और 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताना संभव नहीं है, नहीं बताया जा सकता। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट है पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है सुनना। एक नाम तो है पूर्ववर्ती और एक नाम है परवर्ती। पूर्ववर्ती में नाम आ रहा है पूर्व, मतलब ठीक पहले आने वाला। पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले आने वाला। और एक होता है परवर्ती, पर का मतलब होता है बाद, तो ठीक बाद में आने वाला, ठीक बाद में आने वाला। आप यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं, मतलब पूर्ववर्ती संख्या की बात करेंगे और परवर्ती संख्या की बात करेंगे। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? जो भी संख्या दी गई है उसकी पूर्ववर्ती पूछे तो उससे ठीक पहले वाली संख्या बता देंगे, वो पूर्ववर्ती हो जाएगी। परवर्ती पूछे तो जो संख्या बताई है, जिसका परवर्ती पूछा है, उसके ठीक बाद में कौन सी संख्या आती है वो बता देंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा। 49 की 49 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। कौन सी संख्या? पूर्ववर्ती संख्या। 49 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब 49 की पूर्ववर्ती का मतलब है 49 से पूर्व, मतलब ठीक पहले। तो 49 से ठीक पहले क्या आएगा? 49 से ठीक पहले आएगा 48, 48। तो बताओ 49 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले आने वाली, तो 49 से ठीक पहले क्या आएगा? ठीक पहले तो 48 आएगा। क्या आएगा? 48। अब बात करते हैं 49 की परवर्ती संख्या। कौन सी संख्या रे? परवर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब ठीक बाद की। बताओ 49 के ठीक बाद में क्या आएगा? 49 के ठीक बाद में आएगा 50। कितना आएगा? 50। 24 है। 24 की परवर्ती संख्या बतानी है, बता दो कितनी आएगी? 24 की परवर्ती संख्या जो होगी 24 के ठीक बाद की, पर मतलब बाद की, ठीक बाद की कौन सी आएगी? तो 24 के ठीक बाद में आता है 25। ये होता है प्यारे मित्रों पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती संख्या की बात करें तो वो संख्या जो दी गई संख्या से ठीक पहले आती है। परवर्ती वो संख्या जो दी गई संख्या के ठीक बाद में आती है। जिस संख्या दी गई संख्या वो है जिसका पूर्ववर्ती या परवर्ती बताना है। जैसे 49 दिया गया तो 49 का पूर्ववर्ती तो होगा 48 और 49 का परवर्ती होगा 50। आई बात समझ में? ये है पूर्ववर्ती और परवर्ती। एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन बताना है। देखो ये बोल रहा है 79 का परवर्ती। 79 का परवर्ती क्या होगा बताओ? 79 के ठीक बाद में क्या आएगा? 80 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 80 परवर्ती हो गया 80। अब ये बोल रहा है इस 80 का, यहाँ से आगे बोल रहा है का, मतलब यहाँ तक की बात हो गई है। 79 का परवर्ती होगा 80, उस 80 का परवर्ती क्या होगा? 80 का परवर्ती, और पूछ रहा है 80 का परवर्ती। कैसे नहीं होगा क्या? मतलब ये कथन तो ठीक लिखा हुआ है, पहला कथन तो ठीक है, सही है। दूसरा देखो क्या है 48 का पूर्ववर्ती। 48 का पूर्ववर्ती होगा 47, और फिर बोल रहा है कि उस 47 का पूर्ववर्ती 46 है। बिल्कुल है, 47 का पूर्ववर्ती ठीक पहले क्या आता है? 46 ही आता है। दूसरा कथन भी सही है। 48 का पूर्ववर्ती, 48 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 48 का पूर्ववर्ती होगा 47, उस 47 का परवर्ती, 47 का वापिस परवर्ती पूछ रहा है, मतलब 47 के जस्ट बाद में क्या आएगा? 48। ये बोल रहा है 48 है, ठीक बोल रहा है। अब देखिएगा 75 का परवर्ती।
75 का परवर्ती, 75 के बाद में क्या आएगा, 76 आएगा, ठीक बाद में, ठीक है। तो 75 का परवर्ती हो गया 76। अब वो बोल रहा है कि 76 का पूर्ववर्ती, 76 का पूर्ववर्ती, 76 से ठीक पहले क्या आता है, 75 आता है। तो ये बोल रहा है 75 है, ये भी ठीक है। तो सही विकल्प का चयन करें। केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 ही सही है क्या, नहीं, ये तो चारों ही सही है, ये भी नहीं होगा। केवल 3 और 4 सही है, ये भी नहीं है। केवल पहला, दूसरा और चौथा सही है, ये भी नहीं है, क्योंकि सारे ही सही हैं। तो देखो चौथे पॉइंट में लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सारे ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो पूर्ववर्ती और परवर्ती समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बिल्कुल समझ में आ रहा है। बिल्कुल आसान भाषा में स्लोली मैं आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड से भी यहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। उनको एक एक छोटी छोटी बात समझनी बहुत ज़रूरी है पेपर क्लियर करने के लिए। तो आगे देखिएगा। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। अब हम पूर्णांक संख्याओं को पढ़ेंगे। ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती है सुनिएगा। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। क्या बोला जाता है? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स का आई उठाया तो पूर्णांक संख्याओं को प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले मैं बता दूं आई से व्यक्त किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। कभी कभी इस आई को जेड से भी लिखा जाता है, मतलब पूर्णांक संख्याओं को आई या जेड से व्यक्त किया जाता है। एक बात तो सीधी सीधी समझ में आती है कि पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। तो इंटीजर का आई उठा लिया, मतलब पूर्णांक संख्याओं को आई से लिख दिया, ठीक बात है। लेकिन ये जेड का क्या लफड़ा है? पूर्णांक संख्याओं को जेड से क्यों लिखा गया है? तो सुनिएगा इसके पीछे की बात क्या है। ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इन पूर्णांक संख्याओं को जेड से इसलिए लिखा गया है कि जेड एक लैटिन भाषा का शब्द है, जेहलिन। जेहलिन, इस जेहलिन को लैटिन भाषा का शब्द है। इस जेहलिन का अर्थ होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। और इस जेहलिन में एक शब्द आ रहा है जहल। क्या आ रहा है? जहल। इस जहल का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। तो इस जहलिन को जब आप लिखोगे तो जेड से शुरू होगा, तो इस जेड से पूर्णांक संख्याओं को लिखा जाता है। ये एक लैटिन शब्द है जहलिन, जिसको लिखोगे आप तो शुरुआत में जेड आएगा। वो जेड उठाया गया है जिस जहलिन का मतलब होता है गिनना, और इस जहलिन में जो जहल आ रहा है, इसका मतलब है संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं को किससे लिखा गया है? जेड से लिखा गया है। आई बात समझ में? अब देखिएगा पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? जो पूर्ण संख्याएं होती है ना, 0, 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक, इन पूर्ण संख्याओं के साथ यदि नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, -1, -2, -3 से लेकर के माइनस अनंत तक, तो ये जो सेट बनता है इस सेट को बोलते हैं आई या जेड, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं हैं। ये तो हैं पूर्ण संख्याएं। इनके साथ क्या और शामिल कर दिया? इनके साथ माइनस ऋणात्मक संख्याएं और शामिल कर दी, -1, -2, -3 से लेकर के माइनस अनंत तक। तो ये जो समुच्चय बना है, ये जो संग्रह बना है संख्याओं का, इनको ही बोलते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। और ध्यान में रखना एक बात कि पूर्णांक संख्याओं को आई या जेड से व्यक्त किया जाता है, तथा ये जो पूर्णांक नंबर होते हैं ये हमेशा पूर्ण अंक ही होते हैं, दशमलव में नहीं होते हैं। मतलब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कभी भी दशमलव में नहीं होती हैं,
दशमलव में नहीं होती हैं। ये पूर्ण होती हैं, अपने आप में पूर्ण अंक होते हैं, दशमलव में नहीं होती हैं। आई बात समझ में? तो पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याओं के साथ, 0 से लेकर के अनंत तक ये पूर्ण संख्याएं, इनके साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं, माइनस वाली संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो जो सेट बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, उसे हम बोलेंगे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसे आई या जेड से लिखेंगे। अब सुनो, इसके भी 3 भाग किए गए। अगर मैं इसको संख्या रेखा पर दर्शाऊं ना, तो यहां आ गया मान लो 0, इधर लिखेंगे दाएं हाथ की तरफ 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, और इधर लिखेंगे -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक। आई बात समझ में? अब देखो, इस संख्या रेखा पर जो संख्याएं दिख रही है, इसके 3 भाग कर रहे हैं, मतलब पूर्णांक संख्याओं के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? सबसे पहला आता है धनात्मक संख्याएं, जिसमें 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक संख्याएं आती हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन से रे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांकों को z+ से लिखा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं रे? 1 2 3 से लेकर के अनंत तक ये नंबर आते हैं। नंबर 2 पे आता है उदासीन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? उदासीन पूर्णांक। गौर करना इस बात पे। उदासीन पूर्णांक z0 से लिखेंगे, और ये उदासीन पूर्णांक होता है केवल 0। उदासीन का मतलब न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है? तो याद रखना, ऐसा पूर्णांक है शून्य। शून्य एक ऐसी संख्या है जो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। शून्य एक उदासीन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? उदासीन पूर्णांक। तो 2 पार्ट हो गए इसके। एक तो हो गया धनात्मक पूर्णांक, जिसे z+ से लिखते हैं। एक हो गया उदासीन पूर्णांक, जिसे z0 से लिखते हैं। और उदासीन पूर्णांक एक है, वो क्या है? 0। 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है, इसलिए उदासीन है। और नंबर 3 पे आता है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। इस ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में सोचिएगा। ऋणात्मक पूर्णांक में केवल ऋण वाले पूर्णांक आएंगे, -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक। तो इसमें आएगा अनंत, -3 -2 -1, बस इतना ही। 0 नहीं आएगा, 0 तो उदासीन है। तो पूर्णांक संख्याओं के 3 पार्ट किए गए। एक तो धनात्मक पूर्णांक z+, और ऋणात्मक पूर्णांक z-, जिसमें ऋण संख्याएं आएंगी, और उदासीन पूर्णांक z0, जिसमें केवल शून्य आएगा। और ये स्पेशल बात याद रखनी है कि शून्य एक ऐसी संख्या है जो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। अब एक बात और सुनिएगा, 2 नाम और हैं। एक नाम तो है धनेतर और एक नाम है ऋणेतर। धनेतर का मतलब क्या होता है और ऋणेतर का मतलब क्या होता है, ये 2 नाम और समझिएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बार बार ये नाम आएंगे आपके सामने। धनेतर का मतलब होता है धन संख्याओं को छोड़कर। धन संख्याओं को छोड़कर, मतलब धनेतर पूर्णांक की बात कर रहा हूं मैं। इस संख्या रेखा पर आइए, धनेतर पूर्णांक, धनेतर का मतलब है धन वालों को छोड़ के। तो धन वाले यही है ना, पॉजिटिव प्लस वाले, इनको छोड़ दो, बाकी बचे हुए 0 भी आएगा। 0 -1 -2 -3। धनेतर पूर्णांक में क्या आएगा? 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 से लेकर के कहाँ तक? अनंत तक। ऋणेतर में, ऋणेतर पूर्णांक में क्या होता है? ऋण को छोड़ के, ऋण वालों को छोड़ दो, इधर वालों को छोड़ दो, माइनस वालों को, फिर 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक ये संख्याएं शामिल हो जाएंगी। तो धनेतर का मतलब होता है धन को छोड़कर, मतलब पॉजिटिव पूर्णांक को छोड़ दो, और ऋणेतर का मतलब होता है ऋण वालों को छोड़ दो। धन वालों को छोड़ेंगे तो 0 बचेगा, वो भी लेना है ऋण संख्याओं के साथ। और जब ऋणेतर को छोड़ेंगे, ऋण संख्याओं को छोड़ेंगे, ऋणेतर को छोड़कर, ऋण को छोड़कर, ऋणेतर मतलब ऋण को छोड़ के, ऋण को छोड़ेंगे मतलब ऋणात्मक को छोड़ेंगे, तो फिर धनात्मक के साथ 0 भी शामिल लेना है, क्योंकि ऋण को ही छोड़ना, बाकी उदासीन को और धनात्मक को सबको लेना है। ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना। ऋणेतर ऋण वालों को छोड़ा है, बाकी सबको लेना है, चाहे वो उदासीन है चाहे वो धनात्मक है, केवल ऋण को छोड़ना है। तो ऋणेतर में आएगा 0 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक। आई बात समझ में? कौन सी? पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे देखिएगा। अब देखिएगा चौथा पॉइंट, सम संख्याएं
और विषम संख्याएं। ये आप नॉर्मल है जानते भी होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सम संख्या की। कौन सी संख्या की? सम संख्या की, जिसे बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या को कहा जाता है? सम संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। और जो सम संख्या होती है, स्पेशल बात याद रखना, जो सम संख्या होती है उसमें इकाई अंक या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। जो भी सम संख्या है, क्या पहचान है? 2 का भाग दे दे के देखेंगे? नहीं। जिस संख्या का इकाई अंक, जैसे मान लो 52, 52 में इकाई अंक क्या है? 2 है, तो ये सम संख्या है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, इनमें से कोई भी अंक आता है इकाई अंक की जगह, तो उस संख्या को हम बोलेंगे सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या। मतलब सम संख्या में 2 का भाग जाएगा और 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाएगा जिसका इकाई अंक ये होगा। मतलब सम संख्या में इकाई अंक जो होगा वो 0, 2, 4, 6, 8 में से ही कोई होगा। अगर नहीं है तो वो सम संख्या नहीं है। बात करते हैं विषम संख्या की। कौन सी संख्या की? विषम संख्या की। विषम संख्या जिसे बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, या ऐसे बोले, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है, वो संख्या क्या होती है? वो संख्या होती है विषम संख्या। प्यारे मित्रों, प्रथम सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1। प्रथम सम संख्याओं का है, और प्रथम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n²। n तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n कोष्टक n+1, और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n²। मतलब प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n कोष्टक n+1, प्रथम विषम संख्याओं का योग होता है n²। n आई बात समझ में? प्यारे मित्रों, आप इन चीज़ों को याद करिएगा। आगे वाले वीडियो में हम कुछ और चीज़ें समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे सभी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।